फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पढ़ेंगे। देखो अभी इन दिनों हम लोग क्लाइमेट चेंज को अभी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज आने जा रहा है, वी आर विटनेसिंग क्लाइमेट चेंज। क्यों कहीं पे देखो अचानक क्लाउड बस्ट हो गया, लाइटनिंग देखो, लाइटनिंग इवेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। 2022 का यदि एनसीआरबी का रिपोर्ट देखोगे तो सबसे अधिक जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौत हुआ, वो लाइटनिंग है। बात समझे ना। तो इस केस में प्रोजेक्ट मौसम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो प्रिडिक्ट करना कि मौसम कितना रेनफॉल होगा, और हम लोग जानते हैं ना कि कितना कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। यदि कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, एग्रीकल्चर के लिए भी दिक्कत है और ह्यूमन बींग के लिए भी बहुत दिक्कत है। तो उसी चीज़ को देखते हुए प्रोजेक्ट मौसम को अनवील किया गया, और कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वेदर मैनेजमेंट में। तो इसको डिटेल्स में देखने जा रहे हैं इस एडिटोरियल में हम लोग। नेक्स्ट वन देखो, आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत चलो ठीक है। आयुष्मान भारत जो जानते हो, जो 5 लाख रुपया देने का बात है एक फैमिली को, तो इसको और एक्सटेंड किया गया है अभी सरकार में। अभी की सरकार ने और इसको एक्सटेंड किया है, बट ये पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते कि आप हेल्थ सेक्टर में एकदम बहुत बड़ा रिफॉर्म लाएं, तो केवल आयुष्मान भारत जैसा प्रोग्राम चलाने से नहीं चलेगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है एडिटोरियल्स में, तो समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। उसका देखो पीएम ई ड्राइव एंड पीएम ई बस सेवा, ठीक है। तो ये 2 नया प्रोग्राम है जो कि अनवील किया गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या है, क्योंकि देखो भारत में ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है, स्पेशली 4 व्हीलर में। हाँ, 3 व्हीलर ऑटो तक ठीक है, 2 व्हीलर ठीक है। अभी तुम खुद चाइना देखो, चाइना में जो 4 व्हीलर है वो 50% से भी ज़्यादा शेयर है, और नॉर्वे देखो, नॉर्वे में तो 90% शेयर है। तो ऐसे परिस्थिति में भारत में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ना चाहिए, स्पेशली 4 व्हीलर होता है। और ट्रक सब में भी देखो, ट्रक जो है, ट्रक कितना लंबा यात्रा करता है, 2-2 दिन का, 3-3 दिन का यात्रा करता है, और सब डीजल बेस्ड ट्रक है। तो जितना भी डीजल बेस्ड ट्रक है, इसका मतलब ह्यूज पोल्यूशन। तो उसको रिमूव करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। समझ गए? चलो समझते हैं स्टूडेंट। प्रोजेक्ट मौसम emphasizes a radical plan for weather management, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो, समझो, एक एक पॉइंट समझना है इसका, और हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसका। हमारे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली प्रोजेक्ट मौसम को अनवील किया है, यानी कि प्रोजेक्ट मौसम लागू होने जा रहा है, और उसके लिए 2000 करोड़ रुपया दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो 2 साल में 2000 करोड़ रुपया खर्च करना है प्रोजेक्ट मौसम में, नंबर 1। और इसका जो नोडल एजेंसी होगा, किस मिनिस्ट्री, कौन मिनिस्ट्री ये एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को, तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। समझे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट मौसम को एग्जीक्यूट करने जा रहा है, और उसके लिए 2000 करोड़ रुपया दिया जाएगा फॉर 2 ईयर्स। समझ गए? इसमें करना क्या है स्टूडेंट? देखो अभी भी देखोगे तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, आईएमडी के पास 2 सुपर कंप्यूटर है ना, प्रत्यूष और मिहिर सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर में जानते हो कि जिसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है सुपर कंप्यूटर, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जो 90s का जो सुपर कंप्यूटर था वो अभी के लैपटॉप के बराबर है, सिंपल लैपटॉप के बराबर है। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है कि वो डायनेमिक प्रोसेस है। और हमारे पास 2 सुपर कंप्यूटर है, मिहिर और प्रत्यूष, जो कि दोनों ही काम आता है ये क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए। तो अभी भी देखोगे ना, तो हमारा जो क्लाइमेट मॉडलिंग है वो भी डायनेमिक प्रोसेस ही है, उसमें बहुत कुछ ऐड हो रहे हैं ताकि और बेटर रिजल्ट दे सके। देखो एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना असंभव है, वेदर को एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि विंड स्पीड क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का ड्यू पॉइंट क्या है, समझे, वहाँ का वेलोसिटी क्या है, वहाँ का ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर, बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझे। इसलिए एक्यूरेट प्रिडिक्ट करना असंभव है। ये हम बहुत नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ये जो मॉडलिंग है, ये मॉडलिंग डायनेमिक मॉडलिंग है। और ये जो पैसा दिया जा रहा है 2000 करोड़, और डायनेमिक में और डायनेमिक जोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें सेंसर जोड़े जाएंगे, और भी ट्रांसड्यूसर जोड़े जाएंगे, और भी इक्विपमेंट उसमें जोड़ा जाएगा ताकि और डायनेमिक हो वेदर मॉडलिंग, और नज़दीक पहुंच सके हम लोग फोरकास्टिंग का। क्योंकि जितना बेटर फोरकास्टिंग करेंगे उतना ही हम लोग क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को हम लोग क्लाइमेट चेंज से हम लोग बच पाएंगे।
समझे। जैसे देखो अभी क्लाइमेट देखो, अच्छा एग्रीकल्चर देखो, फील्ड देखो, अचानक बारिश हो जाता है, जितना भी क्रॉप्स सब खत्म हो जाता है। गुजरात में किस लेवल पे बारिश हुआ है इस बात समझे। तो देखो यहाँ पे एम क्या है, मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट मौसम का। इसका मकसद है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना और कैपेसिटी को और ऑगमेंट करना, बढ़ाना, समझे ना, ताकि बढ़िया से एटमॉस्फेरिक साइंस पे काम हो सके, वेदर सर्वेलेंस ठीक से हो सके, फिर से मॉडलिंग हो सके, फोरकास्टिंग हो सके, मैनेजमेंट हो सके, ताकि बेटर से बेटर हम प्रिडिक्ट कर सके मौसम को। एक तो ऐसे ही मौसम का जो प्रिडिक्शन है अभी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है, तभी तो हमको सुपर कंप्यूटर चाहिए। यदि इजी होता तो नॉर्मल कंप्यूटर भी वो काम कर पाता, मैं इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैरामीटर को देखना पड़ता है, फिर सिमुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, और उसमें भी बहुत सारा एरर। तो जितना हम डायनेमिक को और डायनेमिक बनाएंगे उतना ही हम नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट मौसम चलाया जा रहा है, उसको 2 साल में 2000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आया समझ में। देखो इसमें क्या क्या नहीं इंटीग्रेट किया जाएगा प्रोजेक्ट मौसम में। ऑब्जर्वेशन सिस्टम और एडवांस डाला जाएगा इसके अंदर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लिया जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मदद लिया जाएगा, वही मशीन लर्निंग का मदद लिया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट मौसम कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट करने जा रहा है कि कितना बेटर तरीके से आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो विद द हाईएस्ट प्रिसिशन। एकदम नज़दीक पहुंचना है, एकदम नज़दीक पहुंचने का मतलब एक्यूरेट नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मॉडर्न वेदर का वो करना, मॉनिटरिंग करना, समझ रहे हो ना। अब इसके पीछे 3 इंस्टीट्यूट, यानी कि ये 3 इंस्टीट्यूट काम करेंगे इसके पीछे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो नोडल एजेंसी है जो एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को। इसके पीछे 3 एजेंसी रहेंगे। तो 3 एजेंसी का नाम क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, वो तो हमेशा रहेगा। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, सेकेंड इंस्टीट्यूट, एंड जो थर्ड इंस्टीट्यूट है वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये 3 इंस्टीट्यूट काम करेंगे इस प्रोजेक्ट मौसम में। और जो नोडल एजेंसी होगा, जो नोडल मिनिस्ट्री होगा, उस मिनिस्ट्री का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आ रहा है समझ में ना। तो 2000 करोड़ रुपया ऐसे फालतू में नहीं दिया जा रहा है स्टूडेंट। जो प्रोसेस है इसमें 2 एलिमेंट है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके अंदर 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या है कि जो भी डायनेमिक प्रोसेस है, वेदर फोरकास्टिंग अपने आप में एक डायनेमिक मॉडल है, उसको और डायनेमिक बनाना, उसको और बेटर बनाना, ताकि वेदर फोरकास्टिंग और हाईएस्ट प्रिसिशन से किया जा सके। नंबर 1, ये नंबर 1 है। दूसरा क्या है कि इसमें रेडिकल मैनेजमेंट, रेडिकल चेंज भी लाया जाएगा। क्या रेडिकल चेंज? क्लाउड सीडिंग। क्या क्लाउड को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हम क्लाउड के साथ मैनिपुलेट करके लाइटनिंग कम कर सकते हैं? तो ये सेकेंड एलिमेंट है इसका। फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि डायनेमिक प्रोसेस पे और काम करना। सेकेंड एलिमेंट क्या है? रेडिकल एलिमेंट है वो। रेडिकल एलिमेंट के बारे में थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे और अच्छे से। तो 3 मिनिस्ट्री शामिल है, 3 एजेंसी इसमें शामिल है। और मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। अब इसमें देखो वही यहाँ बोला गया, देखो कैसे, तो कैसे हम डायनेमिक प्रोसेस को और डायनेमिक बनाएंगे। तो वही नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स सब यूज़ करके, रेडार्स को यूज़ किया जाएगा और बेटर तरीके से, ताकि और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो देखो उसमें बोला गया कि नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स उसमें ऐड किए जाएंगे, सैटेलाइट सिस्टम उसमें ऐड किया जाएगा, एडवांस सेंसर और ट्रांसड्यूसर यूज़ होगा इसमें, सुपर कंप्यूटर्स इसमें यूज़ होंगे, समझे, और बेटर मॉडलिंग किया जाएगा, ताकि रियल टाइम डेटा डिसमिनेशन हो सके, यानी कि रियल टाइम आपको पता चल सके वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वहाँ टेम्परेचर किस तरह है, ड्यू पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी कितना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, वो सभी चीज़ को और बेटर तरीके से ये डेटा सिमुलेट करेगा। अब सब डेटा जाएगा सुपर कंप्यूटर में, एंड सुपर कंप्यूटर विल डिसाइड कि कब क्या बारिश होगा, कितना बारिश होगा, और वो भी एकदम एक्यूरेट तो नहीं कर पाएगा। मगर कोशिश ये है कि जितना हम अभी तक कर रहे हैं उससे और बेटर करें, समझे। इसे वही बोला, देखो इससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी मानसून फोरकास्ट हो जाएगा पहले ही, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन, यदि मान लो कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रहा है कहीं पे, तो पहले से ही अर्ली वार्निंग आ जाएगा, तो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में होता है, समझे ना। या फिर पहले से ही वार्न कर दिया जाएगा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने जा रहे हैं, कहीं पे बहुत बारिश होने जा रहा है, कहीं पे बहुत साइक्लोन होने जा रहा है, कहीं पे बहुत फ्लड होने जा रहा है, कहीं पे बहुत फेमिन होने जा रहा है, ये पहले से ही सूचना मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए ना कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट मॉडलिंग सिस्टम चाहिए आपको, तो उसमें ये हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट मौसम हेल्प करेगा, समझ गए ना। देखो इसका असर बहुत जगह पड़ेगा, एग्रीकल्चर में डायरेक्ट असर पड़ेगा इसका। डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो फ्लड एक डिजास्टर है कि नहीं है, हाँ, क्लाउड बस्ट होना एक डिजास्टर है कि नहीं है, लाइटनिंग डिजास्टर अपने आप में डिजास्टर है कि नहीं है, तो उसको भी कम करने में बहुत हेल्प करेगा। डिफेंस में बहुत काम करेगा, इन्वायरमेंट में बहुत काम करेगा, एविएशन, कई बार जानते हो ना, हमारे बिपिन रावत जो CDS थे खुद वो एविएशन के वजह से ही गुजर गए थे,
तो बेटर एविएशन कर पाएंगे, यानी कि जहाज सब जो उड़ता है ऊपर, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। पावर जैसे हाइडल प्रोजेक्ट्स बनना है, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाना है आपको, तो उस समय भी वेदर फोरकास्टिंग का हेल्प करके हम और बेटर तरीके से पावर को जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा जगह पे ये मॉडलिंग वाला चीज़ काम आ सकता है, समझ गए ना। तो और डेटा देखो, इससे अर्बन प्लानिंग बेटर हो सकता है, रोड रेल ट्रांसपोर्ट सभी जगह पे स्टूडेंट ये सब चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। तो कहने का मतलब जो 2000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है 2 ईयर्स के लिए अंडर प्रोजेक्ट मौसम, इसका वाइडर एप्लीकेशंस है। यदि इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, हम जो डायनेमिक सिस्टम है हमारा वेदर फोरकास्टिंग का, उसको और डायनेमिक बनाएंगे, उसमें और सेंसर यूज़ करेंगे, उसमें और बेटर सैटेलाइट यूज़ करेंगे, उसमें और सुपर कंप्यूटर बेटर यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्र में फ़ायदा होने जा रहा है। देखो इसमें बोल तो रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना, अपने फर्स्ट मिशन में 2026 तक कोशिश है कि 60 वेदर रडार्स और नया लगाया जाए, 15 विंड प्रोफाइलर्स उसमें लगाया जाए, 15 रेडियो साउंडर्स लगाया जाए। ये सब तुम्हारा क्या मशीन सब है, डिवाइसेस सब है। इससे और बेटर तरीके से हम वेदर को फोरकास्ट कर पाएंगे, वेदर को जान पाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगा सब सुपर कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे देखो तो क्या क्या चीज़ देखा जाता है, किस किस आधार पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ का मौसम ये होने जा रहा है। तो वही विंड स्पीड क्या है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी है, वहाँ टेम्परेचर अलग अलग लेवल। बताओ तुमको देखना है, जैसे तो हाई अल्टीट्यूड जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा, नीचे के अल्टीट्यूड में आओगे तो वहाँ टेम्परेचर अलग हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, केवल एक पैरामीटर नहीं है, वेरिएबल पैरामीटर सब है इसमें। सभी को बढ़िया से डिवाइस क्या करेगा, सेंस करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, फिर सुपर कंप्यूटर में फिट करेगा, एंड सुपर कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि वहाँ का मौसम क्या होने जा रहा है, और वो बहुत हाई प्रिसिशन से वो करने जा रहा है। देखो ये जो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये डायनेमिक मॉडल अभी नहीं होने जा रहा है, पहले से ही है। तो डायनेमिक मॉडल को और डायनेमिक बनाने जा रहे हैं हम लोग, बात समझे। हाँ, मनमोहन जी का सरकार था जी, गवर्नमेंट ने 2012 में ही प्रोजेक्ट मानसून यानी कि मानसून मिशन लॉन्च किया था। उस समय ही खुद अपने आप में डायनेमिक मॉडल है, अभी और इसको डायनेमिक को और डायनेमिक बनाने जा रहे हैं हम लोग, समझे ना। तो इसमें वही देखो, हाउ ईच डे वेदर कुड प्लान, यानी कैसे एक दिन का देखते हुए हम लोग देखते हैं ना, आज का देखते हुए नेक्स्ट डे क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है, मंथ में क्या होने जा रहा है, वही सब प्रिडिक्ट किया जाता था। दैट इज़ कॉल्ड योर डायनेमिक मॉडल्स, जो कि 2012 में ही हमने लॉन्च किया था। इसी को डायनेमिक मॉडल्स कहते हैं, समझे। एंड दिस इज नाउ द स्टैंडर्ड, ये एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच हो चुका है वेदर फोरकास्ट करने का, क्लाइमेट स्टडीज़ करने का। बट अब क्या किया जा रहा है प्रोजेक्ट मौसम में, इसको और बेटर बनाने की कोशिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार मानसून में बहुत सारा IMD का जो डेटा है वो पूरी तरीके से फेल कर गया। याद करो पिछले बार भी कई बार पढ़ा चुके हैं, तमिलनाडु में जानते हो कि एक दिन में इतना ज़्यादा बारिश हुआ। इस बार देखो ना यहाँ पे गुजरात में, तो IMD का जो नॉर्मल तौर तरीका है वेदर फोरकास्टिंग का वो फेल कर गया। जब इस तरह मानसून को ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें और बेटर टेक्नोलॉजी वाला वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, और बेटर सिस्टम चाहिए हमें, उसी के लिए प्रयास है। तो नॉट ओनली इंप्रूविंग द डायनेमिक मॉडल्स फर्दर, मिशन मौसम आउटलाइन ए रेडिकल प्लान फॉर वेदर मैनेजमेंट। चलो एक तो हमने समझा कि डायनेमिक मॉडल को और डायनेमिक बनाना, ये तो हम समझ ही रहे हैं, सेंसर यूज़ कर दिए, सैटेलाइट्स यूज़ कर दिए, सुपर कंप्यूटर और ज़्यादा एम्प्लॉयड कर दिया, अभी प्रत्युष और मीरा और ज़्यादा सुपर कंप्यूटर यूज़ किए, ये तो हम समझ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दूसरा भी मिशन है इसका, यानी कि प्रोजेक्ट मौसम का दूसरा भी एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, रेडिकल प्लान फॉर वेदर मैनेजमेंट। क्या है रेडिकल प्लान? तो रेडिकल प्लान ये है कि क्या क्लाउड सीडिंग हो सकता है। क्या क्लाउड सीडिंग मतलब जानते हो ना, क्लाउड में कुछ केमिकल्स यूज़ कर देना, ताकि क्या वर्षा हम करवा सकते हैं। क्या एक क्लाउड को दूसरी जगह क्लाउड शिफ्ट किया जा सकता है। क्या देखो चाइना पे आरोप लगा था ना कि चाइना लोग क्या कर रहा है, क्लाउड शिफ्ट कर रहा है और इंडिया की तरफ बारिश करवा रहा है। ये हुआ था ना जी, न्यूज़ में आया था। देखो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था कुछ महीना पहले। तो रेडिकल प्लान भी है, सेकेंड एलिमेंट इसका रेडिकल प्लान भी है, जिसमें क्या है कि क्लाउड सीडिंग के क्या क्लाउड सीडिंग यूज़ किया जा सकता है। क्या वेदर को मॉडिफाई करने में क्या हम स्प्रे कर सकते हैं क्लाउड में, क्या केमिकल प्रॉपर केमिकल यूज़ करके क्या जो क्लाउड का जो कैरिंग कैपेसिटी है वाटर का उसको क्या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्या अब इस चीज़ को देखने के लिए IITM अब काम करेगा। IITM वही इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ है ना मेट्रोलॉजी, जो सेकंड वाला जो इंस्टीट्यूट था, 3 इंस्टीट्यूट शामिल है ना इसमें, जो सेकंड वाला हाँ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट ये देखेगा इस पे। तो ये लार्ज क्लाउड चैम्बर, इसके लिए देखो एक लार्ज क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा, उसमें देखा जाए कि क्लाउड के अंदर क्या क्या हो सकता है।
क्लाउड के अंदर क्या हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो क्या क्लाउड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, क्या उसमें जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा, क्या एक क्लाउड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है क्या, ये सभी चीज़ देखे जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, क्या हम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, क्योंकि लाइटनिंग के वजह से नीचे देखो एनसीआरबी का जो डेटा है कि 2022 में लगभग 8000 एक्सीडेंटल डेथ हुआ है नेचुरल फोर्सेस से, यानी कि नेचुरल डिजास्टर से। उसमें से बच्चे लोग हैरान हो जाओगे, उसमें से 35% अलोन लाइटनिंग है। तो 2022 में यदि कोई भी सबसे बड़ा डिजास्टर से आदमी मरा है तो वो लाइटनिंग है। अच्छा, हमारे बिहार राज्य में भी तो लाइटनिंग से कई लोग मारे गए थे, तो नीतीश कुमार उसको दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, कंपनसेशन दे रहे थे। तो जब इतना भयानक स्थिति है लाइटनिंग की वजह से, तो जाहिर सी बात है ये जो सेकेंड एलिमेंट है प्रोजेक्ट मौसम का, जो रेडिकल प्लान करेगा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर मैनेजमेंट के लिए, तो बिल्कुल देखेगा क्या हम लाइटनिंग को कम कर सकते हैं क्या। देखो वही बात है कि इसमें ये भी है कि कैसे हाउ टू कंट्रोल लाइटनिंग। हाँ, मेट्रोलॉजिस्ट को उम्मीद है कि कुछ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लाउड का है उसको चेंज किया जा सकता है, ताकि जो इतना भयानक इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्काई से नीचे जा रहा है लाइटनिंग, हाँ निकल के, और लोगों को लग रहा है लोग मर रहे हैं, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या, ये भी प्रोजेक्ट मौसम के अंदर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मौसम जो है बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, और यदि दोनों ही एलिमेंट यदि ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो जान माल का तो चलो नुकसान बचेगा ही बचेगा, साथ साथ हम और एक्यूरेट तरीके से वेदर को फोरकास्ट कर पाएंगे। यदि हम एक्यूरेट तरीके से वेदर फोरकास्ट कर पाएंगे तो इसका असर बहुत सारे सेक्टर में पड़ने जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, एविएशन हो गया, समझे ना, एंड सो ऑन। कंप्लीटेड स्टूडेंट। नेक्स्ट वन देखो, एक्सपांडिंग आयुष्मान भारत PMJ इज़ फाइन। चलो अच्छी बात है, आयुष्मान भारत को आप फिर से और बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, बट मच मोर नीड्स टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। सरकार को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो इसको डिटेल्स में समझोगे तभी समझ में आएगा क्यों ज़रूरी है ऐसा। तो GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, तो मामला समझो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ, इसका मतलब ये होता है, देखो यूनियन कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया अभी। देखो पहले ये डिसीजन था कि लगभग 4.5 करोड़ जो फैमिली मेंबर्स है, उसमें यदि सबको जोड़ दिया जाए तो 6 करोड़ होंगे। अच्छा, हमारे चलो पहले सिंपल डेटा देखते हैं। इंडिया में कितना पॉपुलेशन, लगभग 140 करोड़। तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यदि हम फैमिली देखेंगे तो 29 से लेकर 30 करोड़ का फैमिली होगा भारत में। हाँ, 29 से लेकर 30 करोड़ का फैमिली होगा, वही 3-4 लोग, एक फैमिली में 3-4 मेंबर लोगे तो लगभग 140 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी कि लगभग भारत में 29 से लेकर 30 करोड़ फैमिली है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ है। बात समझे, ये चीज़ को रख लेना दिमाग में, अभी काम आएगा। अब यहाँ पे देखो कि यूनियन कैबिनेट ने यह अप्रूव किया कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 70 साल से ऊपर, चाहे वो रईस हो चाहे वो गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलने जा रहा है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे पहले ही उनको कवरेज मिला हो, कई जैसे हो सकता है वो BPL कैटेगरी से पहले ही आते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले ही कवर्ड हो BPL कैटेगरी से, तो फिर भी वो आएंगे, फिर भी उनको दिया जाएगा। यानी कि इसमें मायने रखता है कि सीनियर सिटीजन 70+ ईयर्स है तो सब कवर हो गए। ये नया चीज़ भारत सरकार ने इस बार यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया है कि पहले भी यदि कवर्ड है वो, बढ़िया समझो बात को मेरा। यदि अच्छा फैमिली मेम्बर कवर होने का बात था, अभी तक फैमिली मेम्बर कवर होने की बात है, एक फैमिली कवर हो और उस फैमिली में कोई भी आदमी हो सकता है। यानी कि BPL कैटेगरी पे फर्स्ट टारगेट किया गया है ये कि इतने कितने लोग हैं, इतने इतने फैमिली मेम्बर्स कवर होंगे, इतने इतने फैमिली के अंदर कोई भी आदमी हो सकता है, तो उसके लिए 5 लाख रुपया सरकार देगी भारत सरकार। तो उस फैमिली के अंदर तो 70 ईयर्स वाले लोग भी हो सकते हैं, बट इस बार ये जो प्रोग्राम है ये एक्सक्लूसिवली 70 ईयर्स प्लस वाले के लिए है। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है पहले से। हाँ, समझते जाओ और समझ में आएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, 4.5 करोड़ फैमिलीज एक्स्ट्रा जो फैमिलीज है, जिसमें कम से कम 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स होंगे। हाँ, ये 4.5 करोड़ फैमिलीज है, तो इसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होंगे, क्योंकि एक फैमिली के अंदर 3-4 मेंबर तो होता ही है भारत में। जैसे 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ को तुम मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हो जाएगा। हाँ, 3 × 4 करोगे, कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 120 करोड़ हुआ। यानी कि 4 और 5 मेंबर मान के चलोगे तभी तो 140 करोड़ होगा भारत में। अभी ना फर्टिलिटी रेट आपका क्या हुआ, 2.1 हुआ। तो माता पिता और 2 बच्चा
4 मेंबर हुआ ना, कहीं पे 3, कहीं पे 5 मेंबर भी होगा, माता पिता और 2 बच्चा और एक और ऐड कर दो, क्योंकि अभी ना फर्टिलिटी रेट आपका 2.2 हो गया। तो कई फैमिली में 4 मेंबर होंगे, कई फैमिली में 5 मेंबर होंगे, 3 और 4 नहीं, 4 और 5, तो सबको गणित करोगे, सबको जोड़ोगे तो भारत में 29 से लेकर 30 करोड़ फैमिलीज हैं और पॉपुलेशन कितना है 140 करोड़। तो गवर्नमेंट इसी तरह डिसाइड करती है कि कितना फैमिलीज होगा। बात समझ रहे हो ना, एवरेज लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अब जो भारत सरकार का ये जो फैसला है कि 70 साल से अधिक जो बूढ़े लोग को भी टारगेट दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव कि पहले भी कवर थे नहीं थे, उसे मतलब नहीं है, अब नया कवर किया जाएगा। इससे 4.5 करोड़ फैमिलीज, नए फैमिलीज वो भी ऐड होने जा रहे हैं और इससे लगभग 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। तो 5 लाख फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा फैमिली बेसिस पे। चलो ये ठीक है। द सीनियर सिटीजन ऑफ एज 70 एंड अबव बिलोंग टू फैमिली, हाँ वही बोला कि यदि 70 साल से ऊपर है और वो फैमिली ऑलरेडी कवर्ड है पहले से ही, क्योंकि आयुष्मान भारत पहले भी कवर करता है और भी बहुत सारा फैमिलीज़ को, लगभग 12 करोड़ फैमिलीज़ को कवर किया है आयुष्मान भारत में, तो पहले वाला भी है। तो इस अब ये जो पहले वाला यदि कवर है बीपीएल कैटेगरीज, पहले वाला जो कवर है, पहले भारत सरकार जो लेके आई थी फेज़ 1 वाला, तो अब ये फिर से नया कवर हो सकता है उस पर, यानी कि पहले का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया इसका भी उसको लाभ मिलेगा। तो ये लाभ किस तरह मिलेगा, ये एक्सक्लूसिवली 70 ईयर्स वाले लोग को ही मिलेगा। ये पहले क्या था, एक फैमिली को मिलता था, अब ये एक्सक्लूसिवली 70 ईयर्स वाले लोग को ही मिलेगा। देखो वही चीज़ लिखा गया है, जो सीनियर सिटीजन है 70 ईयर्स से ऊपर, जो ऑलरेडी कवर है पहले से ही, उनको एडिशनल टॉपअप मिलेगा 5 लाख पर ईयर फॉर देमसेल्फ, उनको ही मिलेगा, फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा, उनको ही मिलेगा। मान लो कि वो आदमी 2 बार कवर है, एक बार पहले वाला से कवर है क्योंकि वो बीपीएल कैटेगरी से आते थे, तो वो पूरा फैमिली कवर है 5 लाख रुपया। अब क्या है, चूंकि उनका ये 70 साल है, तो अब जो सेकेंड बार जो होगा 70 साल से अबव है, तो उनको एक्सक्लूसिवली मिलने वाला है। वो आया समझ में? हाँ वही बोला कि दे डू नॉट हैव टू शेयर विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब जो सेकंड टॉपअप जो मिला है तो वो दूसरे फैमिली मेंबर से उनको शेयर करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपया था। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो ठीक से? तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है। यदि देखोगे तो बहुत सुंदर ये प्रोग्राम है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली 70+ ईयर्स वाले लोग को कवर किया जा रहा है। यदि पहले भी उसका फैमिली कवर है तो फिर से उनको फिर से एक बार कवर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार का एक अच्छा पहल है, जहाँ पे 70 ईयर्स वाले लोग को वो फिर से एक बार और टारगेट कर रहे हैं। समझ गए ना? देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल अदर सीनियर सिटीजनशिप ऑफ 70 एंड अबव विल गेट कवर ऑफ 50 लाख पर ऑन ए फैमिली बेसिस। जितने भी है सबको मिलेगा, जो बीपीएल कैटेगरी में है उनको भी मिलेगा, जो पहले से कवर्ड है उनको भी मिल रहा है, जो कवर्ड नहीं है उनको भी मिलेगा। तो इसे एडिशनल कितना हो गया, लगभग 6 करोड़ सीनियर सिटीजनशिप एक्स्ट्रा कवर हो रहे हैं। अब पहले वाला देखो, यहाँ पे और समझ में आ जाएगा तुम लोग को। यहाँ पे देखो तो वही देखो, इसका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका मतलब ये होता है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, समझे ना? इसमें 5 लाख पर फैमिली है। बट ये जो पैसा है ये कहाँ पे खर्च होगा, तो ये सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होगा। एंड देखो अब प्राइमरी तुमको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है और टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। बच्चे लोग प्राइमरी का मतलब होता है विलेज लेवल पे जो होता है, जहाँ पे प्रिवेंटिव सिखाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करो, हाइजीन को फॉलो करो, स्वच्छता को फॉलो करो, है ना? उसमें ज़्यादा मेडिसिन सब नहीं दिया जाता, वहाँ पे प्रिवेंटिव सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी क्या है, जो कि हॉस्पिटल में होता है, जैसे सदर अस्पताल देखते हो ना यहाँ पे, वो सेकेंडरी है। टर्सरी क्या है, जैसे एम्स हो गया, जो कि तुमको हर जगह नहीं मिलेगा, वो दिल्ली सब में, भुवनेश्वर सब में, तमिलनाडु में, जो बड़े बड़े चेन्नई है, वेलोर में, वहाँ पे मिलेगा तुमको टर्सरी। समझ गए ना? तो ये जो है, ये जो आयुष्मान भारत का जो पैसा खर्च होगा, ये प्राइमरी के लिए नहीं होगा, विलेज लेवल के लिए नहीं होगा, ये सेकेंडरी के लिए और टर्सरी के लिए होगा। यदि तुम बीमार हो गए, तुम सेकेंडरी और टर्सरी में गए, यानी कि तुम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, हाँ प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, समझते जाओ तुम लोग अच्छे से। जैसे यहाँ सदर अस्पताल में जाओगे, आयुष्मान भारत से तुमको मिल जाएगा। यहाँ यदि तुम प्राइवेट में भी जा रहे हो तो वो भी मिल जाएगा तुमको, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मगर वो क्या है, तुम्हारा हॉस्पिटल में जब तक हो तब तक ही। यदि मान लो कि तुमको बोला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तुमको लिखा कि ये तुमको टेस्ट करना है, तो उसके लिए तुमको जेब से पैसा देना पड़ेगा। यदि मान लो कि तुम ठीक हो गए, फिर घर में बैठोगे, दवाई खाओगे ना, इतना इतना दवाई खाओगे, तो वो फिर सरकार पैसा नहीं देगी, वो तुमको पैसा देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है इस आयुष्मान भारत का। जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हाँ, जैसे CT स्कैन करवाना है, MRI करवाना,
उसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी, उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, वो खुद आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो आउट पेशेंट्स है, यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल से निकल के घर में जब आराम करता है तो उस समय सबसे अधिक पैसा लगता है, क्योंकि वो खुराक खाना है, उसको दवाई खाना है, तो वो सरकार पैसा देने नहीं जा रही है तुमको। तो 5 लाख तक जो पैसा है वो हॉस्पिटल तक ही है। हॉस्पिटल में जो बेड चार्ज लग रहा है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर तुमको सर्विस दे रहे हैं, वही 5 लाख रुपया कटेगा। मगर यदि हॉस्पिटल में तुम फिर जा रहे हो चेकअप करवाने के लिए, डायग्नोस्टिक करवाने के लिए जा रहे हो, तो उसमें अपने जेब से जाएगा। तो बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है तो क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, आखिर डॉक्टर लोग वहीं खा जाएगा पैसा, बार बार बेकार का वो टेस्टिंग करवा के, और उसके बाद पत्ता पे पत्ता लिख देगा दवाई, तो उसमें पैसा चला जाएगा। तो फिर ये ओरिजिनली लाभ कहाँ मिला। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिक्स है टर्सरी सेक्टर कहाँ पे जाता बताओ। हाँ, मिलेगा दिल्ली में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा, आंध्रा में मिलेगा, जो बड़ा बड़ा सिटी है। ईस्टर्न इंडिया में तो है ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया में टर्सरी सेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्रिटिक्स का मानना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी इसके अंदर होना चाहिए था, और वही प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे पहले ही डिजीज डिटेक्ट हो जाता और ना ही तुम्हारा सेकेंडरी और टर्सरी में बर्डन बढ़ता। बहुत ही सही सोच है क्रिटिक्स का, यहाँ पे समझते जाओ। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे 5 लाख रुपया पर फैमिली दिया जाएगा सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। शुरुआत का देखो बच्चे लोग, इसमें क्या 55 करोड़ इंडिविजुअल्स कवर होंगे, वही आधार कार्ड देखा जाएगा, बीपीएल कैटेगरी देखा जाएगा, वो सब चीज़ को देखते हुए। तो कहने का मतलब 12 करोड़, बढ़िया समझना, 12 करोड़ फैमिली मेंबर क्या है इसमें शामिल है। तो 30 करोड़ का टोटल कितना है बोले ना, 29-30 करोड़ है। तो इंडिया में 29 और 30 करोड़ फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें 12 करोड़ फैमिली मेंबर्स कवर्ड है। इसका मतलब क्या कि टोटल 40% फैमिली मेंबर्स कवर्ड है। ये तो पहले से ही आयुष्मान भारत। और इस बार यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया कि जो 70 ईयर्स प्लस है, चाहे वो पहले से कवर हो चाहे वो कवर ना हो, वो सब इस बार कवर किया जाएगा। तो एडिशनल 3.4 करोड़ वाले फैमिलीज को कवर किया जा रहा है। आर यू गेटिंग मी, समझ पाए ना क्या है इसका मतलब। हाँ, यदि मान लो कि पहले वाले लोग कवर है, एक फैमिली में एक बूढ़े लोग बैठे हैं, वो पहले से कवर है, और इस बार जब कवर होगा तो इस बार जो 5 लाख रुपया दिया जाएगा वो केवल डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन। दैट इज द डिफरेंस, आया समझ में। और वही देखो ओरिजिनली क्या बोला जा रहा है, सॉरी ओरिजिनली क्या बोला जा रहा है कि ये कितना कवर था, ये 10.74 करोड़ फैमिलीज कवर था। अब जो किया गया, सॉरी अब जो कवर किया जाएगा 3 पॉइंट समथिंग ऐड किया जाएगा, तो उससे 12 करोड़ फैमिलीज अब होंगे। दिस वॉज एक्सटेंडेड टू कवर 12 करोड़ फैमिलीज इन 2022। यानी कि जो अब ये जो फैसला लिया गया, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो किया गया फर्स्ट में, तो उससे 10 करोड़ फैमिलीज कवर्ड था, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 12 करोड़ फैमिलीज 2022 में कवर्ड हुआ है। और अब जो फिर फैसला लिया जा रहा है, अभी जस्ट यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया ना कि 70 ईयर्स प्लस होगा, तो कितना है उसमें 4.5 करोड़ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, इसमें और ऐड कर दोगे तो अच्छी बात है। देखो इतना ही नहीं, स्कीम में 34 लाख आशा वर्कर्स जो है AWWS, AWHS वो भी कवर्ड होंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत ही इंक्लूसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसमें इतने फैमिली मेंबर्स लोग कवर है, इतने फैमिली कवर्स लगभग 22 है ना, 12 प्लस 15 लाख कह सकते हो, 12 से 13 लाख लगभग कह सकते हो कवर्ड है। और इस बार सीनियर सिटीजन को अलग से टारगेट किया जा रहा है, बट प्राइमरी नहीं है ये, क्या ये सेकेंडरी और टर्सरी केयर है ये, बट हॉस्पिटलाइजेशन तक ही है, आउट पेशेंट नहीं है फिर वो, ना ही डायग्नोस्टिक के लिए है वो, ना ही मेडिसिन के लिए है वो, ये चीज़ याद होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा देख लेते हैं कि बाकी कंट्री में क्या प्रैक्टिस है। थाईलैंड में किस तरह प्रैक्टिस होता है, यूएस में किस तरह प्रैक्टिस होता है। देखो थाईलैंड में अधिकतर वहाँ के जो सरकार है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में फोकस करते हैं। इनफैक्ट जो अर्बन हॉस्पिटल का जो फंड है वो भी डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में ही ज़्यादा फोकस करते हैं थाईलैंड वाले लोग सब। ज़्यादा सही अप्रोच है, क्योंकि जो डिजीज जो होता है डिटेक्ट वो प्राइमरी हेल्थ केयर में ही होता है। यदि तुम प्राइमरी लेवल पे एक बीमारी को तुम बढ़ने दे दिए, तब तो वो फिर सेकेंडरी और टर्सरी में जाएगा। जैसे मान लो कि तुमको ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर जानते हो कैंसर का वो पहला स्टेज है, करेक्ट। तो ट्यूमर यदि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में ही पता चल गया तो फिर कैंसर क्यों होगा। जैसे टीबी तुमको पहले ही पता चल गया तो फिर मल्टी ड्रग टीबी क्यों होगा। बात समझ रहे हो। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इसलिए भी बढ़िया बात है कि ये बीमारी को बड़ा नहीं बनने देता है। भारत में आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सेकेंडरी और टर्सरी है। सेकेंडरी चलो डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, टर्सरी भी तो नहीं मिलने वाला है आपको। टर्सरी के लिए आपको फिर मेगा सिटी जाना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम ये है।
तो थाईलैंड के मॉडल से भी सीखना चाहिए भारत को कि थाईलैंड में अधिक से अधिक जो फोकस किया जाता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में फोकस किया है, वही विलेज लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम केयर है उस पर फोकस किया जाता है, समझे ना। हाँ, टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल, देख रहे हो ना, यानी कि अर्बन हॉस्पिटल का फंड रूरल हॉस्पिटल बनाने में यूज़ करते हैं ये लोग, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्योंकि अधिकतर लोग तो गाँव में ही रहते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच है हेल्थ केयर सिस्टम में थाईलैंड में। यूएसए में देखो, यूएस में सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है, वहाँ पे इंश्योरेंस इतना ज़्यादा है, वहाँ पे इंश्योरेंस देखते हो ना, कई बार इंश्योरेंस का गलत लाभ लेने के चक्कर में ये लोग एक्सीडेंट भी कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इससे क्या, चूँकि इंश्योरेंस है, इससे क्या हुआ कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत महंगा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि इंश्योरेंस है तो बहुत डॉक्टर लोग भी बहुत पैसा लेता है। और हाँ, इनफैक्ट जो गरीब है यूएस में वो सब आते हैं इंडिया की तरफ, जानते हो ना, इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेस्टिनी है वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी। भारत में बहुत सारे लोग आते हैं सर्जरी, क्योंकि बहुत इंडिया बहुत सस्ता हो जाता है सर्जरी सब, जो भी बीमारी सब क्योर बहुत जल्दी हो जाता है, समझे। तो वहाँ देखो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर बहुत महंगा है वहाँ पे। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आयुष्मान भारत लगाए, ठीक है, अच्छी बात है, 12-13 करोड़ फैमिलीज कवर करे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 55 करोड़ लोग लगभग उसमें वो हो जाएंगे, और एडिशनल भी अभी 70+ वाले लोग भी उसमें ऐड हो जाएंगे। बट देखो प्रॉब्लम क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो अभी भी कम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि डायग्नोस्टिक के लिए आपको जेब में पैसा देना पड़ेगा, आउट पेशेंट के लिए घर में जो बैठोगे मेडिसिन के लिए उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, ये जो स्कीम है लाउडेबल है, मगर सरकार को और भी ज़रा सोचना चाहिए, सरकार को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कैसे आउट पेशेंट्स वाला जो रिलीफ मिलना चाहिए कैसे हम सरकार दे, अन्यथा अधिकतर पैसा तो आउट पेशेंट वाला ही लगता है। देखो अभी समझ में आ जाएगा तुमको नीचे देख के। तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री ये जन आरोग्य योजना को आप बढ़ाए, अच्छी बात है, और भी करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये वाला, ये लिमिटेड है सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन तक ही। हाँ, मगर जानते हो टर्सरी केयर हॉस्पिटल भारत में कहाँ है? हाँ, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में तुमको दिखेगा ही नहीं ज़्यादा, तुमको दिल्ली में दिखेगा, तुमको साउथ इंडिया में दिखेगा। तो कौन आदमी इतना पैसा लगा के दिल्ली जाएगा इलाज करवाने के लिए, ज़रा बताना हमको। तो टर्सरी वाला तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इंडिया में टर्सरी जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरा कि वही आउट पेशेंट केयर कहाँ है उसमें, जब घर बैठेगा आदमी तो दवाई के लिए कहाँ पैसा उसको मिलेगा। दूसरी बात है डायग्नोस्टिक के लिए नहीं मिलेगा, मान लो कि सिटी स्कैन करना है, MRI, उसके लिए पैसा नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, और जबकि वहीं से उसी में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो तो लगेगा ही आदमी का, फिर आदमी गरीबी में जाएगा ही जाएगा। इनफैक्ट देखो डेटा ये कहता है कि एल्डरली पीपल जब बीमार होते हैं तो आउट पेशेंट केयर में जो पैसा खर्च होता है स्टूडेंट 40 से लेकर 80% खर्च हो सकता है। यानी कि तबीयत ठीक करवाने में आपको 100 रुपया लगा तो उसमें से 40 से लेकर 80 रुपया तो आप जब बैठे हुए थे घर में, जब आप हॉस्पिटल से रिलीज होकर घर में बैठे तो दवाई खाने में आपको 40 से 80 रुपया लग गया। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार वही 10 से 20 रुपया मदद कर रही है। तो 40 से 80 रुपया जब जा रहा है आपके जेब से, इसका मतलब है यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी। यदि पैसा आप इस तरह आपके जेब से चला जाएगा तो फिर तो आप यदि मिडिल क्लास के हो तो आप तो फिर BPL कैटेगरी में चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये स्कीम में तो कवर नहीं है आउट पेशेंट केयर। 2018 में, जब से 2018 में लॉन्च किया गया तब से देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना छोटे सिटीज़ में और टाउन्स में उतना ज़्यादा नहीं है बच्चे लोग। हाँ, क्योंकि उसमें वही टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं है। इनफैक्ट कई सारे टाउन्स में तो सेकेंडरी भी नहीं है ठीक से। वो तो अच्छा है, हम लोग लकी है कि यहाँ पे है। मैं बहुत सारे ऐसे टाउन सिटीज़ हो गए जहाँ पे सेकेंडरी भी सेक्टर ठीक से डेवलप नहीं है। तो वही बोला कि देखो साउदर्न स्टेट को छोड़ दो, साउदर्न स्टेट को छोड़ दोगे तो बाकी किसी स्टेट में ना ही प्राइमरी और हेल्थ केयर सिस्टम में उतना, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है। अब करेगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को तो बहुत मज़ा है इसमें, ठीक है, आयुष्मान भारत से आपको कवर मिलता है, लीजिए कार्ड दे देगा, उसको जाएगा डायग्नोस्टिक में निकाल लेगा, आउट पेशेंट में निकाल लेगा, मेडिसिन में निकाल लेगा। तो क्या 5 लाख पैसा ऊपर सरकार से भी ले लेगा, पेशेंट से भी ले लेगा। ये केस साउथ इंडिया में देखा ही जा रहा था। तो प्रॉब्लम है, वही तो बोल रहे हैं कि साउदर्न स्टेट छोड़ के देखोगे बाकी स्टेट्स में अधिकतर स्टेट प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वो भी पब्लिक सेक्टर बढ़िया से नहीं चला रहा है। जो भी चला रहा है तुम्हारा वो प्राइवेट सेक्टर सब चला रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर तू खाएगा पैसा बैठ के, जानते हो प्राइवेट सेक्टर वही देखो डिले पेमेंट्स। हाउएवर सिंस इट्स लॉन्च 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंड ईच ईयर वे टू प्राइवेट हॉस्पिटल। बताओ, जब से भारत सरकार ये इसको स्टार्ट की है 2/3 तो भारत सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रही है, क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं।
और इतने निकम्मा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल सब, तो बोलेगा कि आयुष्मान भारत कवर नहीं है हमारा हॉस्पिटल में। जब देखेगा तो बहुत गरीब पेशेंट है, इसके पास कोई उपाय नहीं है। अरे वो तो आदमी देख देख के बोलता है। हाँ, और फिर पेपर वर्क भी बोलता है पेपर वर्क आपका सही नहीं है, नहीं लेगा वो। और तुम कितना फाइट करोगे, सवाल ये है। और यदि मान लो कि तुम वेल ऑफ फैमिली से हो, आयुष्मान भारत के अंदर आ गए, तो फिर दूसरे तरीके से लेगा तुमसे पैसा। तो इससे बेनिफिट हुआ कहाँ? जो जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया वो मिल कहाँ रहा है? बात समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे तो जब तक पब्लिक हेल्थ रोबस्ट ना हो, जब तक सरकार का हॉस्पिटल बेटर ना हो, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तो इसलिए सरकार जो आयुष्मान भारत पे खर्च कर रही है अच्छी बात है, इतना कवर कर रही है, 12-13 लाख करोड़ फैमिलीज कवर कर रही है, अच्छी बात है। मगर पब्लिक हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए। यदि पब्लिक हॉस्पिटल बढ़िया है तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, अब तुम तो क्यों? क्योंकि आदमी 2/3 प्रेफरेंस तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा, 2/3 यदि प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफरेंस है तो इसका मतलब क्या? पब्लिक इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है भारत में, यही नहीं हुआ इसका मतलब। तो सरकार जितना पैसा खर्च करी अच्छी बात है, मैं सरकार का इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मगर एट द सेम टाइम कोविड आ जाएगा तो क्या होगा? फिर कोलैप्स हो जाएगा ना पूरी तरीके से। एट द सेम टाइम पब्लिक इंस्टीट्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत है। टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम टाउन्स और सिटीज़ में भी खोलने की ज़रूरत है। काहे एम्स पटना में ही केवल होगा? एम्स क्यों नहीं हो सकता है बाकी जगह पे? क्यों दिल्ली एम्स और पटना एम्स में इतना अंतर होगा? जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो सब बराबर रैंक पे होना चाहिए ना। इसका भी सरकार ध्यान दे। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम रोबस्ट करना पड़ेगा सरकार को, समझे? क्योंकि प्राइमरी, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी यदि बेटर हो जाए हॉस्पिटल भारत में, तो टर्सरी पे ऑटोमेटिकली बर्डन कम हो जाएगा, लोग जाएंगे ही नहीं दिल्ली, यहीं पे इलाज ठीक हो जाएगा। तो सरकार को बहुत फायदा होगा इससे, है ना? और इससे सरकार को ही बेनिफिट होगा। तो चूँकि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इसलिए ओवरलोड पड़ जाता है टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम पे, समझे ना? और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर इसका बहुत फ़ायदा उठा लेता है। देखो दिल्ली में जाओगे, यदि तुम एम्स में भर्ती नहीं हुआ तो बगल में तुमको प्राइवेट हॉस्पिटल सब एक नंबर है हॉस्पिटल, वहीं पे भर्ती हो जाओगे और उसका दिन का चार्ज 50-60 हज़ार होगा ICU का। तो कहाँ से बेयर कर पाओगे? प्रॉब्लम ये है। तो इससे क्या होगा? वही सरकार को कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम कमिटमेंट करें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाने का। खाली आयुष्मान भारत चला दिए, ये बोल दिए कि ये प्रोग्राम है, ये उससे नहीं चलने जा रहा है। पैरेलली आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना होगा, जैसे थाईलैंड ने किया है, और इंश्योरेंस कवर करना पड़ेगा भारत में, समझे ना? तो वही लिखा गया है, देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ठीक है, अच्छी बात है, बट ये इनकम्प्लीट है। उसके लिए सरकार को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम, सब पे ध्यान देना होगा और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। जब हॉस्पिटल बहुत अच्छा होगा तो इंश्योरेंस कवरेज नहीं भी मिलेगा तो हॉस्पिटल में जाके इलाज हो जाएगा। सही बात है ना? कंप्लीटेड। लास्ट वन देखो, क्या समझते हो PME ड्राइव से और PME बस से, हाँ ई बस सेवा से, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये क्या है? ये सब चीज़ GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझो, इस डिटेल में समझना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, फेम 1 आया, फेम 2 आया, सही बात है ना? फेम स्कीम जान रहे हो ना बच्चे लोग? फेम स्कीम आए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जानते हो कि जिसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, और हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब क्या है कि वो पेट्रोल में भी चलने वाला व्हीकल्स और तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, दोनों ही का ही प्रॉपर्टी हो। जैसे फ्लेक्स एग्जाम्पल, हाँ फ्लेक्स व्हीकल चलता है ना जी, जिसमें आप पेट्रोल डाल के भी चला सकते हो और साथ साथ आप इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हो। जैसे नितिन गडकरी जो घूमते हैं जिस बार, वो एक है ना, बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं लोगों को कि देखो इस तरह का कार सब यूज़ करना चाहिए। एनीवे यहाँ पे देखो, तो भारत में डिमांड हो, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, पहले बात समझो। जो नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल बाइक तुमको 50,000-60,000 में मिल जाता है, 50,000-60,000 में भी तुमको नॉर्मल बाइक मिल जाएगा, जिसमें पेट्रोल डीजल लगता है ना। चलो 70,000, 60-70,000 में मिल जाएगा तुमको नॉर्मल बाइक। अरे बाबू नॉर्मल बाइक बोल रहे हैं आप ग्लैमर उलैमर नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल वाला। हाँ 50-60 में मिल जाता है, व्हाट आई थिंक। वही राजदूत सब ले लो, यहाँ पे देखो, तो यू विल गेट नॉर्मल बाइक पेट्रोल में, पेट्रोल वाला नॉर्मल बाइक आपको 60-70 में मिल जाएगा आराम से। बट वही आप बाइक यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला लेना चाहोगे तो आपको 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 इस तरह लगता है। एक तो आदमी को आदत है पेट्रोल वाला बाइक चलाने का,
तो कहाँ से लेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि वो कल्चर डेवलप भी तो नहीं हुआ इंडिया में। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि डिमांड ड्रिवन सब्सिडी, यानी कि जितना आप लोगे उतना आपको सब्सिडी मिलेगा किलोवाट के हिसाब से। यानी कि कहने का मतलब मान लो कि 1,20,000, मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, 1,20,000 वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए तो 20,000 सरकार देगी आपको सब्सिडी, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि सरकार पीछे खड़ा हुआ है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लो, ये अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। जिसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन सब्सिडी, यानी कि इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। और देखो सरकार का ये पहल सही हुआ। अभी देखोगे बच्चे लोग, तो जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में आया है तो वो ज़्यादातर 2 व्हीलर ही है, वही स्कूटी सब है, बाइक सब है, समझा, और 3 व्हीलर भी है, बट 4 व्हीलर उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाया। अब जो सरकार चाहती है कि आप सरकार 4 व्हीलर में आप ट्रक को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटर है वो ट्रक सब, वो बस सब। देखो दिल्ली तो चलो सीएनजी चलता है तो बहुत अच्छा है, बस सीएनजी का अपना लिमिटेशन है कि लंबा समय तक नहीं चल पाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने 2 स्कीम को लॉन्च किया है ताकि कार्बन इमिशन भी कम हो, और उसके लिए भारत सरकार 14,000 करोड़ रुपया देगी। तो पहला स्कीम देखो PM E-ड्राइव, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इसके लिए भारत सरकार लगभग 11,000 करोड़ रुपया दे रही है 2 साल के लिए, समझे ना। दूसरा जो है PM E-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसके लिए भारत सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपया दे रही है। तो दोनों मिला जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 लाख करोड़ ये दिया जा रहा है 2 साल के लिए है, ठीक है। अब इसमें देखो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था 2022 का, उसके हिसाब से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे इंडिया में नहीं भी तो कम से कम 30 से 35% पेनिट्रेशन हो रहा है 2029 और 30 में। यानी कि 2029 और 30 आते आते सड़क पे देखोगे तो सड़क पे कम से कम 30 से 35% तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएगा, चाहे वो 4 पहिया वाला हो, चाहे वो 2 पहिया वाला हो, चाहे वो 3 पहिया वाला हो। ये बहुत ही एम्बिशियस रिपोर्ट था नीति आयोग का। मैं जब प्रेजेंट का बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो उसमें देखो मात्र 7% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कवरेज हुआ है, टोटल कहोगे। अब वो टोटल सबको जोड़ दिया है 7% ही, और जिसमें 90% यानी कि 94% क्या है तुम्हारा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है। तो कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थी लोग कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है 2022 में, जिसमें बोला है कि आने वाले समय में 2030 तक 30 से लेकर 35% गाड़ी दौड़ेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा, मगर रियलिटी क्या है अभी कि ओवरऑल केवल 7% ही पेनिट्रेशन हुआ। अब 7% में भी 90+% तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, इसका मतलब 4 व्हीलर सीरियस प्रॉब्लम है भारत में। 4 व्हीलर नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ज़्यादा लोग चला रहे हैं, अधिकतर क्या है 95% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है। तो भारत सरकार स्कीम लेके आएगी ना, ताकि 4 व्हीलर भी लोग चलाएं, तभी ना नीति आयोग का ये रिपोर्ट पूरा होगा जाके। अब तुम वही काउंटर पार्ट चाइना का एग्जाम्पल हो, चाइना में 50% जो सड़क पे दौड़ता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नॉर्वे में 90% जो सड़क पे दौड़ता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। जब आपके बगल का जो कंट्री इतना भयानक अचीव कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना यूज़ करोगे उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो सस्टेनेबल है, वो ज़्यादा बेटर है। तो सरकार का एक बहुत सुंदर प्रयास है ये। और देखो स्कीम बहुत तगड़ा स्कीम है। देखो पहले समझो, पहला स्कीम देखो, ये स्कीम में क्या होगा, PM E-ड्राइव पहला स्कीम, जिसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा, देखो ऊपर जाके, जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो PM E-ड्राइव में क्या है बच्चे लोग, बढ़िया समझना कि लगभग 25 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सपोर्ट किया जाएगा। यानी पैसा दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में, क्योंकि डिमांड ड्रिवन है कंट्री में कि तुम खरीदो 1,20,000 का, 20,000 हम दे रहे हैं सब्सिडी तुमको, समझे ना। तो लगभग 25 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सपोर्ट किया जाएगा इस पैसा से, और प्लस 3 लाख, लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को सपोर्ट किया जाएगा, समझे। और भी इंसेंटिव, और भी एंड अदर इमर्जिंग ईवीज विथ इंसेंटिव, और भी ज़्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी हो, यानी कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर और भी होगा, तो उसके लिए भी सपोर्ट किया जाएगा लगभग 3,000 करोड़ का। सरकार का बहुत अच्छा पहल। सरकार पैसा इसलिए दे रही है ताकि अधिक से अधिक लोग खरीदें गाड़ी को। 25 लाख कम से कम 2 व्हीलर बिके, समझे, 3 लाख कम से कम इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बिके। अब 500 करोड़ ईच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर इंक्रीज एडॉप्शन इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस। बताओ एम्बुलेंस तक बात है, क्योंकि एम्बुलेंस यदि इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस होगा तो बहुत बड़ा मैसेज आएगा ये,
कि देखो एम्बुलेंस जा रहा है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस। तो देखो सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है ये। बात केवल 2 व्हीलर तक ही नहीं है, बात केवल 3 व्हीलर तक ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 4 व्हीलर का पेनिट्रेशन बहुत कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो अब 4 व्हीलर को सरकार किस तरह टारगेट कर रही है? इलेक्ट्रिक ट्रक्स कर रही है, एम्बुलेंस कर रही है। उसके लिए 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस भी लोग क्या करें, खरीदें। लगभग 4000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। देखो उससे क्या होगा कि लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस सब प्रोक्योर किया जा सके अलग अलग सिटीज़ में। तो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम, उसके लिए इतना सरकार पैसा देगी ताकि 14,000 इलेक्ट्रिक बस सब अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ में आ सके। हाँ, 2,000 करोड़ रुपया सरकार देगी ताकि 74,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बन सके। अच्छा, स्टेशन जरूरी है कि नहीं है बताओ तो? अभी बाइक पे तुम लोग चलते हो, बाइक में तेल ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल पंप में जाके अपना चार्ज कर लेते हो। ठीक है, हमने खरीद लिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, खरीद लिया 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, मगर यदि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो फिर क्या काम का है वो चीज़ है ना? कम से कम 10 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन तो होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार लगभग 2,000 करोड़ रुपया पैसा दे रही है ताकि भारत में 74,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खड़ा किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है ये। समझ पा रहे हो स्टूडेंट? हाँ, तो हम लोग जानते हैं चूँकि इनिशियल कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत महंगा है। देखो ना, अभी बोल रहे हैं ना, 60-70 हज़ार में तुमको मिल जाएगा एक कार, एक बाइक मिल जाएगा। और उसी तरह का बाइक यदि खरीदना चाहोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तुमको 1,20,000 1,30,000 में मिल रहा है। तो इनिशियल कॉस्ट भले ही महंगा है, मैं यदि सस्टेनेबल कॉस्ट देखोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे तो बहुत सस्ता है वो। तो ओवरऑल देखोगे यानी कि आप उसको 5 साल रख रहे हो, 10 साल रख रहे हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो लगता है ना उसमें। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा आसान है। आदमी को शुरुआत का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा खर्च लगता है, वो ज़्यादा उसका साइकोलॉजी में इम्पैक्ट करता है कि भाई 1 लाख इतना है, कहाँ से खर्च करेंगे। बट वही जब तुम 60-70 हज़ार का बाइक खरीदते हो तो उसमें तेल कितना भराते हो, है कि नहीं बताओ तो? वो ख़राब हो जाता है तो फिर तुम ले जाते हो उसको सर्विस के लिए। हाँ, कभी टूट गया तो फिर उसको करवा रहे हो, तो पैसा तो लग रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें भी। मैं यदि मेंटेनेंस कॉस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बेटर है, ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए तो। वही बोल रहा हूँ मैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा। उसी के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, दैट इज़ PM-E ड्राइव। तो देखो इसमें देखो क्या है, PM-E ड्राइव में क्या है, देखो अब सरकार को क्या करना है, सब्सिडी देना है। तो सब्सिडी भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से देगी। उसके लिए सरकार ई वाउचर जारी करेगी बायर्स को, यानी कि तुम लेट से तुम खरीदना चाहते हो, लेट से कोई खरीदना चाहता है तो उसको ई वाउचर जारी किया जाएगा बायर्स को। ई वाउचर जानते हो ना कि जिस पर्पज़ के लिए तुमको दिया गया उसी पर्पज़ के लिए तुम खर्च कर सकते हो। जैसे तुमको एक वाउचर आया, लेट से उस वाउचर में तुमको चावल मिलना है तो तुमको चावल ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल सकता है। तो ई वाउचर जारी किया जाएगा और जारी करने वाला और कोई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ होगा। तो ये तुम जाओगे दिखाने के लिए डीलर के पास, यानी कि तुम जाओगे जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलता है, उसको दिखाओगे कि देखिए सरकार ने हमको ई वाउचर भेजा है। तो उसको 1 लाख रुपया दो और ई वाउचर दिखा दो, तो वहाँ से 20,000 कट जाएगा, तुमको मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। तुम्हारा सभी चीज़ डेटा भी चला जाएगा सरकार को कि देखो इसी आदमी ने क्या किया, खरीदा है। तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा, डेटा भी मेंटेन होगा, कितना गाड़ी खरीदा जा रहा है। तो ई वाउचर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहा है। इससे पता चला कि डिमांड इंसेंटिव था, यानी कि वो आदमी खरीदना चाह रहा था इसलिए उसको ई वाउचर भेजा गया, और ई वाउचर जाके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दुकान में वो दिखा रहा है, वहाँ पे 1 लाख रुपया दे रहा है और ई वाउचर में 20,000 कट रहा है उसका। तो देखो सरकार के लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? देखो वही, दिस इनिशिएटिव विल हेल्प आइडेंटिफाई द अल्टीमेट बेनिफिट। किसको किसको लाभ मिला 20,000 का ई वाउचर का, किसको हेल्प मिला, और सरकार के पास भी डेटा रहेगा उससे, और उसमें आधार कार्ड सब जोड़ा जाएगा। तो जो थ्रस्ट है PM-E ड्राइव का, वो केवल 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक ही नहीं है स्टूडेंट, कमर्शियल व्हीकल स्पेस का भी बात है उसमें। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स का उसमें कोई जिक्र नहीं है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। अभी जितना भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग वो केवल उसके लिए 2 व्हीलर्स के लिए है। हाँ, दूसरे के लिए देखो PM-E बस सेवा कर देगा। PM-E बस सेवा बहुत ऊपर का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अभी तक भारत में नहीं आया था। अभी तक जितना भी आया कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदो तुम, मैं ये जो PM-E सेवा है वो थोड़ा ऊपर का चीज़ है। जो इसमें क्या है देखो, PM-E बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इसके लिए भारत सरकार लगभग 3,500 रुपये खर्च करने जा रही है। और इससे क्या होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, देखो अभी जाओगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना बस होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना बस होता है, यानी कि स्टेट का भी अपना बस होता है। देखो बस होता है बहुत महंगा,
अब यदि हम बोल दें किसी राज्य को कि आपको 100 बस इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना है, तो 100 बस लेके कहाँ से आएगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल? वो पैसा नहीं है उसके पास। एक एक बस का कितना कितना दाम होता है, 1-1 करोड़ दाम पड़ जाता है। बात समझे? तो भारत सरकार ने क्या किया यहाँ पे कि कहा कि ठीक है हम बनवाते हैं, कंपनी को बोल के बनवा देंगे। कंपनी ही बनवाएगा, टाटा टाइप का कंपनी सब, वो कंपनी बनाएगा इलेक्ट्रिक बस को, फिर स्टेट को दिया जाएगा। और स्टेट से पूरा पैसा नहीं लिया जाएगा, स्टेट से कुछ पैसा लिया जाएगा और बाकी जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में स्टेट देगी। और मान लो कि किसी इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके दे देगी बीच में। तो ये तो गजब सपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, समझो इस चीज़ को। इसमें पूरी तरीके से ई बस पे फोकस किया जाए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो चलाता है स्टेट में, ताकि वो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सके, इसलिए ये प्रोग्राम को लाया गया है। इसमें लगभग 38,000 इलेक्ट्रिक बस चलाया जाएगा स्टूडेंट, अभी से लेकर 2028 और 29 तक। यानी कि 38,000 इलेक्ट्रिक बस भारत सरकार चाहती है कि लेके आएँ। हाँ, उसके लिए वही बात है कि एक ही बार तुम्हारा वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं दे सकता है स्टेट का, उतना पैसा कहाँ पे होगा उसके पास। तो कुछ अपफ्रंट मनी दे देगा और बाकी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट में 12 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट होगा। यदि बीच में नहीं दे पाई, होता है ना कई बार क्राइसिस हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर देगी। और उसके बाद भी यदि स्टेट नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, आरबीआई है ना, आरबीआई स्टेट का भी मैनेज करती है ना, वहाँ से पैसा काट लेगी आरबीआई स्टेट का अपना फिजिकल होता है सब चीज़, आरबीआई मैनेज करती है, तो वहाँ पे आरबीआई काट लेगी पैसा ताकि कंपनसेट हो सके। कहीं होता है नहीं स्टेट का हम नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास पैसा, कोई बात नहीं, खजाना से कट जाएगा आपका, आरबीआई विल मैनेज। तो ये भी मैकेनिज्म अच्छा है। तो 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का 3 चीज़ देखो, वही किस तरह होगा। द फोकस ऑन कमर्शियल व्हीकल्स, देखो कमर्शियल व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हो, कितना अच्छा बात है। हाँ, पोल्यूशन कम होगा इससे। इलेक्ट्रिक बसेस यदि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हो तो जो आदमी नॉर्मल जो हम लोग जो गाड़ी लेते हैं वो गाड़ी लेना छोड़ देंगे। कायदे से क्या होना चाहिए कि आदमी को गाड़ी नहीं लेना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए। खुद गाड़ी लोगे, पेट्रोल वाला लोगे, कितना ज़्यादा वो पोल्यूशन होगा। जैसे दिल्ली देखो, दिल्ली कितना सुंदर जगह है, मेट्रो कितना जान बचा दिया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यदि रोबस्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब चले, तो जो प्राइवेट जो कंजम्पशन है कार का वो कम हो जाएगा। समझे? वही बोला है। देखो इससे क्या होगा, पोल्यूशन बहुत सारे सिटीज़ में कम हो जाएंगे। हाँ, ये रिप्लेस डीजल रन बसेस जो इतना लंबा लंबा चलता है, ट्रक सब चलता है, बस सब चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो कम हो जाएगा। सेंटर का जो बजटरी सपोर्ट है, देखो कोशिश यही है कि किसी तरह बेस्ट करें। द फोकस ऑन चार्जिंग स्टेशन, कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन जितना हम बेटर करेंगे उतना ही लोगों में जाएगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक वाला ही बस चलते हैं, यदि चार्ज कम हो गया तो चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो ये भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आज तुम लोग पेट्रोल वाला गाड़ी चलाते हो इसलिए कि कहीं बीच में ख़त्म हो गया तो हम पेट्रोल पंप से भरा लेंगे पेट्रोल, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो सरकार बहुत सही कर रही है कि चार्जिंग स्टेशन को भी फोकस कर रही है। तो सक्सेसफुल यदि करना है आपको तो गवर्नमेंट शुड केयरफुली हैंडल इश्यूज़, जैसे हमारा ही सामान हो, भारत में ही बने। हाँ, जैसे PLI स्कीम के साथ भी इसको जोड़ा गया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ, कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। तो इंडियनाइजेशन हो, बाहर से, ऐसा नहीं कि बाहर से आके असेंबल हो रहा है, भारत में ही इसका इकोसिस्टम बने, तब जाके ये स्कीम और बेटर हो पाएगा। तो ये भारत सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है स्टूडेंट, और यदि ऐसा होता है तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन चीज़ है भारत के लिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।